हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए मई 2021 के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके यूपीपीएससी प्री आरओ एआरओ टेट सुपर टेट जो 2021 में होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो गाइस, इसका राइट आंसर है असम। असम राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। असम में हाल ही में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ऑनलाइन प्रणाली मौजूदा असम में बाढ़ नियंत्रण तंत्र का स्थान लेगी। वेब कम मोबाइल एप्लीकेशन तकनीक से चालित यह नई प्रणाली बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास अनुदान प्रदान करने में भी मददगार साबित होगी। इस प्रकार की प्रणाली राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हस्तक्षेप के प्रभाव को मापने में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो गाइस, ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा, इन पर भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है? तो गाइज, इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को मदद के लिए 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। कोरोना की वजह से देश के ज़्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लागू हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 5-5 हज़ार रुपये देने का फैसला लिया गया है क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है और उन्हें कोविड की वजह से घर में ही रहना है। तो गाइज़, ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। कई बार सेंटेंस के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें से राइट सेंटेंस चूज़ करना होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो गाइज, इसका राइट आंसर है 9.3%। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 9.3% कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़ाकर कितनी हो गई? तो गाइज, इसका राइट आंसर है 1.411 अरब। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन से बढ़कर 1.411 अरब हो गई है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की आबादी पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर 1.411 बिलियन हो गई है। पिछले 10 सालों में चीन की आबादी में 5.38% का इजाफा हो गया है और अब चीन की आबादी बढ़कर 141 करोड़ हो चुकी है। चीन की राष्ट्रीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य चीन की आबादी में औसतन हर साल 0.53% का ही इजाफा होता आया है। तो गाइज, ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा और इन नंबर्स को भी आप याद रखिएगा। कई बार इन पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गाइज, इसका राइट आंसर है अनुपम खेर। अनुपम खेर को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। प्रसाद कदम द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनुपम के साथ आहना कुमरा लीड रोल में थीं। अनुपम खेर और आहना कुमरा इससे पहले फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में नजर आए थे। अभिनेता अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। तो गाइज़, ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज़, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गाइज इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल को लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह नडाल के लिए दूसरा खिताब है, जिन्होंने 2011 में प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीता था। लॉरियर्स विश्व खेल पुरस्कार वर्ष 2000 में पहली बार आयोजित किए गए थे। ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में पुरुष और महिलाओं खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं। तो गाइज़ ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये ईयर्स भी आप याद रखिएगा और कब उनको अवार्ड दिया गया ये भी आप याद रखिएगा। इन पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है? तो गाइज़ इसका राइट आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा चुना गया है। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है। बाबर आजम का प्रदर्शन साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मैचों में बेहद शानदार रहा था। यह पहला मौका है जब भारत के अतिरिक्त किसी और देश के खिलाड़ी ने यह अवार्ड अपने नाम किया है। तो गाइज इसके कुछ ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हें भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकास नेशनल टेक्नोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भारत में प्रत्येक साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस दिन प्रत्येक साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान मंत्रालय के द्वारा उनके विभाग में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है? तो गाइज इसका राइट आंसर है 15 मिलियन डॉलर। ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 15 मिलियन डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 15 मिलियन डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है। ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह दान 3 NGO केयर एड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल USA को दिया है। केयर को 10 मिलियन डॉलर और एड इंडिया एवं सेवा इंटरनेशनल USA को 2.5 मिलियन डॉलर दिया गया है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर है भारत। अफगानिस्तान में भारत के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया है। आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अफगानिस्तान में भारत के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया है। भारतीय विदेश सेवा में 2008 में आए विनेश कालरा राजनयिक के तौर पर मस्कट, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, चीन समेत कई देशों में तैनात रहे। वे भारत के महान प्रतिनिधि थे जो भारत अफगान संबंधों को मजबूत करने के लिए समर्पित थे। तो गाइज ये कंट्रीज़ के नाम भी आप याद रखिएगा कि वे कहाँ कहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर स्थापित थे। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो गाइज इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष के उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक के कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं।
अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष के उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक आशाजनक तरक्की है। उन्होंने राज्यों से यह वैक्सीन तुरंत उपलब्ध कराने को कहा है। तो गाइज ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो गाइज इसका राइट आंसर है असम। हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। असम में लगातार दूसरी बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के पीछे हेमंत बिस्वा शर्मा की जबरदस्त मेहनत बताई जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को हुआ था। साल 2001 से 2015 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट से असम के जलकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। मई 2016 तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में विधायक के रूप में इन्होंने सेवा की है। तो ये थे इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? तो गाइज इसका राइट आंसर है ओडिशा। उड़ीसा की राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ओडिशा सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए ओडिशा साहित्यकारों को दिया जाएगा। पद्मश्री और पद्म भूषण पाने वाले प्रसिद्ध लेखक मनोज दास, जिन्होंने अंग्रेजी और उड़िया भाषा में सैकड़ों कहानियाँ, उपन्यास, कथा, कविताएँ और स्तंभ लिखे हैं। तो गाइज ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? तो गाइज इसका राइट आंसर है नेपाल। आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। नेपाल के 52 वर्षीय कामी रीता शेरपा 7 मई को 25वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। इस तरह उन्होंने इस पर्वत शिखर पर सबसे ज़्यादा बार पहुंचने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कामी रीता शेरपा ने 24वीं बार इस पर्वत शिखर को 2019 में फतह किया था। साल 2019 में वह 1 महीने में 2 बार इस पर्वत शिखर पर चढ़ने में कामयाब रहे थे। वह सबसे पहले मई 1994 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। तो गाइज ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी व पाश्चात्य संगीत पर अच्छी पकड़ रखने वाले निम्न में से किस प्रसिद्ध संगीतकार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो गाइज इसका राइट आंसर है वनराज भाटिया। अब आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार वनराज भाटिया का 7 मई की सुबह मुंबई में निधन हो गया था। वे 93 साल के थे। वनराज भाटिया ने फिल्म 36 चौरंगी लेन, जाने भी दो यारों, तरंग, द्रोहकाल, अजूबा, बेटा, दामिनी, घातक, परदेस, चमेली और रूल्स प्यार का सुपरहिट फार्मूला के लिए म्यूज़िक कंपोज किया। साथ ही उन्होंने भारत एक खोज और तमस जैसे टीवी शोज़ के लिए भी म्यूज़िक बनाया। तो गाइज़ ये थे इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया? तो गाइस इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ता के महत्व पर जोर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान और सऊदी अरब के युवराज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया। इस पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप ये नाम भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनज़र किस राज्य सरकार ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है? तो गाइस इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश।
कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनज़र हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनज़र हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि यह भी फैसला लिया गया है कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान की दुकानें एक दिन में केवल 3 घंटे के लिए खुलेंगी और इनका समय तय किए जाने का निर्णय संबंधित उपायुक्त करेंगे। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो गाइस इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध है क्योंकि यह कैंसर कारक कार्सिनोजेनिक है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर है 8 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 8 मई को मनाया जाता है। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हर साल 8 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। इस बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इस थीम को भी आप याद रखिएगा, कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो गाइस इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार और ब्रिटेन की महारानी की सरकार, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड के बीच है। इस समझौता ज्ञापन से भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, पेशेवरों और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? तो गाइस इसका राइट आंसर है सिक्किम। भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में अपना पहला सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। इसे भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह प्लांट वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस प्लांट की क्षमता 56 kVA है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? तो गाइस इसका राइट आंसर है M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ली है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। DMK चीफ M.K. स्टालिन ने 7 मई 2021 को तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उन्होंने चेन्नई में राजभवन में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पद की शपथ दिलवाई। उनके साथ साथ उनके कैबिनेट में आने वाले 33 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। पार्टी नेता दुरई मुरुगन ने जल संसाधन मंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो गाइस ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने हाल ही में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो गाइस इसका राइट आंसर है IDBI बैंक।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने हाल ही में IDBI बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने हाल ही में IDBI बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। IDBI में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की कुल हिस्सेदारी 94% से ज़्यादा है। LIC के पास बैंक के 49.21% शेयर हैं और साथ ही वह उसकी प्रवर्तक है एवं उसके पास बैंक के प्रबंधन का नियंत्रण है। तो गाइज़ ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में ICICI बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो गाइस इसका राइट आंसर है 3 करोड़ रुपए। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह मौद्रिक जुर्माना बैंक द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स पर अपने मास्टर सर्कुलर में संचालन के लिए निहित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। तो गाइज़ ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा, कई बार इन पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो गाइज़ इसका राइट आंसर है कॉन्गो। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की। इबोला के कारण उत्तरी किवू के पूर्वी प्रांत में 6 लोगों की मौत हो गई है। वर्तमान इबोला प्रकोप आनुवंशिक रूप से उस प्रकोप से जुड़ा था जो 2018 से 2020 में हुआ था। वर्तमान में गिनी भी इबोला महामारी के खिलाफ लड़ रहा है। इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला का 2014 से 2016 तक का प्रकोप सबसे बड़ा इबोला प्रकोप है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कई बार इन पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियो को, प्लस कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दें कि मुझे अपने वीडियो में आपके लिए और क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, ताकि आपके लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो गाइज इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है। P-81 लंबी दूरी का गश्ती विमान है। इसका निर्माण बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। यह P-8A पोसीडॉन का एक वेरिएंट है। पोसीडॉन का उपयोग अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है। P-81 समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी, युद्ध, टोही मिशन और निगरानी करने में सक्षम है। तो ये थे इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है मई के पहले रविवार को। विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। यह हंसी और इसके कई उपचार लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। 2021 में यह दिन 2 मई 2021 को मनाया गया। विश्व हास्य दिवस पहली बार 10 मई 1998 को मुंबई में दुनिया भर में हास्य योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया की पहल पर मनाया गया था। तो गाइज ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई का दिन दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित होता है। इस दिन को
लेबर डे, श्रमिक दिवस और मई दिवस जैसे नामों से भी लोग जानते हैं। भारत में पहली बार 1 मई 1923 को मद्रास, जो कि अब चेन्नई कहलाता है, में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया था। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा, कई बार इन पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो गाइज इसका राइट आंसर है भारत। कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से स्वास्थ्य महकमे पर बहुत बोझ पड़ा है, जिसकी वजह से स्थिति ज़्यादा खराब हुई। बता दें कि इससे पहले दूसरे देश भी भारत की मदद करने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब समेत कई ऐसे देश हैं जो आगे बढ़कर भारत की मदद कर रहे हैं। गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है या नहीं। आपका ये एक लाइक ही है जो मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है? तो गाइस इसका राइट आंसर है रूस ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। रूस ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट और यह 79.4% असरदार है। यह उसी स्पुतनिक फैमिली की नई वैक्सीन है जिसका अभी यूरोप और अमेरिका को छोड़कर दुनिया के 60 देशों में इस्तेमाल हो रहा है। भारत भी स्पुतनिक वी को मंजूरी दे चुका है। तो गाइज़, ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। साथ ही मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।